अस्सलाम वालेकुम। मीन भाई, साथियों, भाई, बुजुर्गों तो साथियों, अफजल साहब, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, शायद मैं अपने दोस्त के बारे में जब आपसे बात कर रहा हूँ तो वो अल्फाज व आदाब का इस्तेमाल न कर सकूँ जिसकी बहुत से लोगों को उम्मीद होगी, लेकिन ये बात तय है कि हम लोग जो लोग भी यहाँ शरीक हैं अफजल मियाँ को याद करने के लिए उनके जाने से गमज़दा हैं। तकलीफ तकरीबन बराबर है। अफजल साहब मरहूम ऐसे दोस्त थे जिनके बारे में कहने के लिए तो घंटों दिन महीने चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं उन चंद ऐसे लोगों में हूँ जिन्होंने उनकी सोबत से बहुत कुछ हासिल किया, ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा और एक तर्ज़ ज़िंदगी बदला। वो शख्स मामूली शख्स नहीं थे। मैं उनसे मुलाकात से पहले एक शेर गुनगुनाया करता था, मिलते ही जिसे सारी फिक्रें तमाम हों, यारब मुझे दे दोस्त जो बाकमाल हों। यकीन जानिए कि अफजल साहब से मिलने के बाद, दोस्ती होने के बाद, और जिसके लिए मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा हमारे दोस्त जाकिर साहब का, जो कि अफजल मियाँ के बहुत करीबी दोस्त थे। उन्होंने मेरा तारुफ अफजल साहब से कराया और उसके बाद हम लोग की दोस्ती हुई। यकीन जानिए ये शेर सादिक लगता है कि अल्लाह मियाँ ने मेरी दुआ कबूल कर ली और मुझे एक ऐसा दोस्त दे दिया जिससे मिलने के बाद मुझे अपनी सारी तकालीफ दूर होती नजर आई। मैं फख्र करता हूँ इस बात पर कि अल्लाह मियाँ ने मुझे अफजल की शक्ल में तोहफा दिया था और मेरी ज़िंदगी उस दिन लगभग मुकम्मल हो गई। अफजल साहब मोहब्बत के पुजारी, मुरब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी, मेहमान नवाजी उस शख्स का ओढ़ना बिछौना था और मेज़बानी ऐसी कि आप ना नहीं कर सकते अगर अफजल साहब मेज़बान हैं और आप उनके हाज़िरी देने में के लिए आए हैं। यकीनन आप ये भूल जाएंगे कि मैं किसी इतने बड़े अफसर से बात कर रहा हूँ। मैंने आज तक इतनी इंकिसारी किसी सरकारी अफसर में देखी ही नहीं जो मेरे दोस्त सैयद मोहम्मद अफजल मरहूम में थी। लगता ही नहीं था कि हम इतने बड़े सरकारी अफसर के साथ बैठकर बात कर रहे हैं। कभी उनके लिबास, कभी उनके रहन सहन, कभी उनके खाने पीने, कभी उनके अखलाक मोहब्बत में हमने कोई कभी पाई ही नहीं। और हमेशा एक बात कहा करते थे कि नजम भाई, मैं उनसे बहुत सीनियर थे 2 साल, तो हमेशा मुझे नजम भाई कह के मुखातिब होते थे मरहूम। नजम भाई, मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि दोस्ती बामकसद हो, खाली टाइम पास करने के लिए दोस्ती ना हो। अगर आप किसी को दोस्त मानते हैं तो उसके अच्छे और बुरे वक्त में हर लिहाज से शरीक होना चाहिए, और यही उनका शायद जिंदगी का मकसद था। मुझे लगता ये था कि अफजल मियाँ मरहूम शायद इस तलाश में रहते थे कि कोई ज़रूरतमंद मिले और मैं उसके लिए कुछ न कुछ कर सकूं। हम अपनी तकलीफ बयान करना शुरू करते थे, उससे पहले अफजल साहब मरहूम का टेलीफोन काम करना शुरू कर देता था। हमारी बात खत्म करने से पहले वो मंजिल मकसूद तक पहुँचकर साथी से बात कर लेते थे कि मेरे दोस्त फला चीज़ के सिलसिले में परेशान है, इनका ये काम आपको करना है। हम कहते थे मैंने बात तो सुन लीजिए भाई, क्या मकसद है? मैं समझ गया आपका काम होना चाहिए, और अगर काम ना हो तो आप बताइए। एक दिन में बहुत उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप तशरीफ़ ले आइए। मैं वो तो मैं क्या बताइए, तो बोले बड़ी जल्दी आ गए। तो मैंने कहा भाई आप मेरे मोहसिन हैं, कैसे नहीं आता? तो बोले रहीम भाई बस आपने बहुत तकलीफ दे बात की है, ज़िंदगी में कभी ये मत कहिएगा कि मैं आपका मोहसिन हूँ।
اگر دوستی اور تعلق رکھنا ہے تو مجھے محسن مت کہیے، میں دوست ہوں، دوست کا کام ہی ہوتا ہے دوستوں کا مانا۔ اور اسی سلسلے میں چند اشعار میں ایک صاحب سے کبھی ایک شعر کہا تھا، قمر میں چاہوں تو ایک گھڑی میں نظام عالم بدل کے رکھ دوں، یہ ساری رونق ہے میرے دم سے، میرے چمکنے سے روشنی ہے۔ میں نے افضل صاحب مرحوم کے جانے کے بعد اسی سلسلے میں ان سے مناسبت سے یہ شعر کہنے کی کوشش کی ہے، تمہارے جانے سے ایک گھڑی میں نظام ہمدم بدل گیا ہے، محفلیں ہیں ختم ساری، غموں کا بادل سے چھا گیا ہے۔ میں اپنے سلسلے میں بیٹھا ہوا ذہن کچھ گنا رہا تھا، تو میں دوستوں کے تعلق سے، کیونکہ آپ سب لوگ تو بہت اچھی طرح بچپن سے جانتے ہیں اور سارے لوگوں والوں میں چھوٹی سی میں ٹائم لوں گا، میں نے ایک چند اشعار کہنے کی کوشش کی، اپنے اظہار اپنے خیال کو الفاظ پر جمع پہنانے کی کوشش کی ہے۔ افضل نے دوستوں سے ایک بار یہ کہا، کب تک یہ دوستی میں حسد کرتے رہیں گے آپ، تم جو ملی یہ بات وعدے کے ساتھ ساتھ، کینہ نہیں رکھو گے آج کے بعد آپ۔ دور کھڑے فہیم نے ذاکر سے یہ کہا، توقیر جا چکا ہے روکو اسے جناب۔ توقیر ان کے بہت قریبی دوست مرحوم ہوا کرتے تھے، افضل صاحب کے 3-4 بہت قریبی دوست تھے، اس میں توقیر ایک بہت ہی چہیدے دوست ہوا کرتے تھے ان کے، ان کا انتقال چند سال پہلے ہوا ہے۔ تو میں نے کہا توقیر جا چکا ہے روکو اسے جناب۔ سن کر یہ بات بھائی تینوں ہی ہل گئے، حضرت امین میاں صاحب، یہاں اشرف بھائی صاحب اور میرا مناسب جناب نجیب میاں سے ہے۔ سن کر یہ بات ساری بھائی تینوں ہل گئے، ہر ڈاکٹر نے دیکھا پایا نہ کچھ حساب۔ مرجھا گیا انسانیت وہ شخص دھیرے دھیرے تحلیل ہو گیا، مرجھا گیا انسانیت کا مہکتا ہوا گلاب۔ باتوں کو یاد کرنا رونے کو چھوڑیے، باتوں کو یاد کرنا اور رونے کو چھوڑیے، قائم رہے سب دوستی افضل کا تھا یہ خواب، قائم رہے یہ دوستی افضل کا تھا خواب۔ مانگیں دعائیں مل کر افضل کے نام پر، سب کو سکون ملے گا اور ان کو ایثار ثواب۔ السلام علیکم۔ یہی ہے دعوت دوں جناب عارف نقوی صاحب کو کہ تشریف لائیں، افضل بھائی کے دوست ہیں جناب عارف نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ بھائی آپ سب لوگ بڑے دنوں میں افضل کو بچپن سے بڑا یہاں تک ہمیں بھی دیتا، اور ان سے میں یہ کہوں کہ میرا درد کتنا ہے، تو میں بس یہ جانتا ہوں کہ میں نے جب افضل کو دیکھا اور ہم ایک ساتھ یونیورسٹی میں پہنچے تو ہم دونوں تقریری مقابلوں میں بازی میں ایک ساتھ رہتے تھے، اور بہت اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھے مقرر ہیں۔ اور آج یہ لگ رہا ہے کہ اتنے دن تک سوچتا رہا کہ کیا کہوں، کیسے شعر کہوں، اور صرف ایک مصرع کہہ پایا ہوں کہ شیریں بیاں کے ہجر نے عاجز بیان کر دیا۔ اپنی عاجز بیانی کا احساس آج ہو رہا ہے کہ ہم کتنے محتاج ہیں کہ ہم اپنا درد اس طرح بیان نہیں کر سکتے۔ اور درد کی کیا کیا خوبیاں، مطلب جب ہم ساتھ پڑھتے تھے اس وقت تو یہ خاندان اور اس کے علمی اور کارناموں سے ظاہر ہے ہم سب واقف تھے، اور اس کی مثالیں اپنے سینئرز میں دیکھ بھی چکے تھے، لیکن وہی چیزیں، وہی ادبی ذوق اور وہی ساری چیزیں افضل صاحب میں دیکھی۔ لیکن جب اللہ نے انہیں ایک ایسا مقام عطا کیا کہ جہاں وہ لوگوں کی مدد کر سکتے کی حیثیت میں آئے، تب پتہ لگا کہ وہ اقدار، وہ روایات، وہ تعلیم جو انہیں اپنے اجداد سے، جو اپنے بزرگوں سے ملی تھی، وہ ان کی شخصیت میں کس قدر گہری
किस कदर अंदर डीप रूटेड जिसे कहते हैं हम लोग, कि वो वहाँ अंदर तक पहुँची हुई थी। मतलब पचासों बातें हैं, कितने किस्से हैं जो मतलब बयान करने के खड़े हों हम सब दोस्त तो रात गुजर जाए, पूरा मतलब लंबा वक्त चाहिए उसके लिए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वो सिर्फ सुबह ये सोच के शुरू करते थे अपना दफ्तर अपना काम कि आज फला 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 ये काम मुझे इनकी मदद करनी है। ये उनका जज्बा होता था, कोई रूटीन उसमें वो नहीं होता था। दूसरी बात मुख्तसरन मैं कहूँगा अपनी दोस्ती दूसरा हिस्सा मेरा जो उनकी में आया, वो मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काम करता था और अफजल साहब उसके रजिस्ट्रार मुकर्रर हुए। मुझसे ये पूछना अपनी गुफ्तगू में अलग कि भाई किस किस की मदद, कौन कौन लोग हकदार हैं और क्या है, तो ये मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है कि मैं उन सैकड़ों मुलाजिमीन की जो छोटी छोटी नौकरियों पे कई वर्षों से मुस्तकिल नहीं थे, उन सब की तरफ से आप सब लोगों तक उनका पुरसा, उनकी वो जिस आंसू भरी निगाहों से और जो मुझे वहाँ मिले, जाहिर है कि मैं ही उनके करीब था तो वो मुझसे ही पुरसा करने आ रहे थे, तो उनका गम और उनका शुक्रिया या जो भी आप कहें वो मैं उनका पहुँचा दूँ। वो सैकड़ों लोग हैं जिनका उन्होंने मदद की है और आज वो वहाँ उन्हें याद करते हैं। किसी आदमी को मैंने नहीं देखा कि अपनी ओहदे से उतरने के बाद उनकी तस्वीर में मैं आया था तो मैंने ऐसे लोगों को देखा जामिया के कि जिन्हें मुझे भी नहीं मालूम था कि अरे अफजल साहब से इनका ऐसा ताल्लुक़ था कि ये वहाँ से दिल्ली से उनकी तस्वीर में शरीक होने आएंगे। और मैं हैरत करता था कि भाई इनसे हमें भी नहीं पता था, वो हमें भी नहीं बताते थे कि किसकी क्या कब उन्होंने मदद की। तो मैं बहुत कुछ कहने को है, मगर मैं एक बात जानता हूँ कि उसने बस में ख़त्म कर चुका हूँ एक बात कह के कि इतनी नेकियां की और उसकी हमें पूरा उम्मीद है अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उन्हें दर्जात में बुलंदी अता फरमाएगा। लेकिन एक दोस्ती की हैसियत से जो ज़िंदगी का तजर्बा है कि अल्लाह उन्हें जिस भी दर्जे में पहुँचाएगा। अफजल का मिजाज ये है कि वो ये कहेगा कि मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ लाऊंगा, मुझे अपने दोस्त भी यहाँ चाहिए। परवरदिगार से दुआ है कि हमारी दोस्तों को और उसके दर्जात को बुलंद फरमाए। बहुत बहुत इकबाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं सब मध्य प्रदेश में हेड कांस्टेबल की पोस्ट पे हूँ। जनाब अफजल साहब के साथ में करीबन मैं 30 साल से हूँ, अफजल साहब के साथ। उन्होंने मुझे कांस्टेबल हेड कांस्टेबल नहीं समझा बल्कि अपना भाई समझा। मेरे घर पे मेरी वालदा है, बहुत बुजुर्ग हैं, और मेरी वालदा ने उनसे कही कि अफजल भाई कि मैं मर जाऊंगी जब उम्रा कर पाऊंगी क्या। उस वक्त वो चुप रह गए। हजरत आमीन मियाँ साहब से, नजीम मियाँ साहब से, अशरफ साहब से चर्चा करी उन्होंने कि इकबाल की वालदा को उम्रा करने भेजना है, चाहे भले कुछ भी हो जाए। मेरे बेटे को और मेरे वालदा को उन्होंने उम्रा कराया, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। और मैं एक वाक़या बता रहा हूँ सर कि एक सज्जन का उनसे बहुत एक महत्वपूर्ण काम था। वो सज्जन मेरे सामने अटेटी में 2 करोड़ रुपए लेके आए, 2 करोड़। और अफजल साहब से ये कही उन्होंने कि अफजल साहब आपने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया है, ये मैं 2 करोड़ रुपए आपको दे रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले इकबाल ये साहब मुझे 2 करोड़ रुपए देने आए, मैं ले लूँ क्या। मैंने कहा सर आप नहीं लोगे। कहने लगा अपनी बीवी से आप मेरी बात कराओ। उस सज्जन की बीवी से साहब ने बात की और बोले आपके मिस्टर मुझे 2 करोड़ रुपए देने आए, आपकी बेटी कितनी है। उनने की मेरी बेटी 2 है।
बोले ये मैं पैसे नहीं ले रहा कि 2 करोड़ रुपए आप अपनी बेटियों की शादी में लगा देना। मैंने आज तक जीवन में किसी से रिश्वत नहीं ली। अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है कि मेरे पास सब कुछ है। तो साहब मैं उनकी जितनी तारीफ करूं उतनी तारीफ उनके लिए बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब कर्नल वजीर साहब तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा मुश्किल वक्त है। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अपनी यादें आपके साथ शेयर कर सकूं। सन 79 में हम लोग हाई स्कूल करके यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे और ये उस जमाने की दोस्ती अभी तक चल रही। अंदाजा लगाइए कि 16-17 साल के बच्चे जिसको कुछ नहीं पता कि कौन जिंदगी में क्या बनेगा क्या करेगा। हम में से कोई जावेद तालिब हैं, पंकज हैं, शबीर भाई हैं, हम लोग सब पढ़ रहे थे। किसी को ये नहीं पता था कि कौन जिंदगी में क्या करेगा। मैं आर्मी में चला गया, लेकिन कमाल ये है कि वो दोस्ती वैसी ही रही जैसी पीयूसी पे शुरू हुई। सबसे बड़ी बात यह है, अगर अफजल की खूबियों की बात हो तो आप लोग ये 24 घंटे हम यहीं बैठे रह जाएंगे, लेकिन बात खत्म नहीं हो पाएगी। किस खूबी की बात करें और कितनी बात करें, बहुत मुश्किल है। मुझे एक बड़ा अच्छा वाकया याद है कि अफजल साहब के साहबजादे ने की एक पढ़ी हुई नज्म अफजल ने मुझे भेजी। करीब 2-2.5 साल पुरानी बात है ये। तो वो मैंने सुनी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने अफजल से कहा कि ऐसा लगता है किसी ने तुम्हारे बारे में पढ़ा हो। कहा तुम्हें याद हो जिस नज्म की मैं बात कर रहा हूँ, क्या है कमाल ये है, उसका एक एक शेर ऐसा है कि जैसे अफजल के लिए लिखा गया हो। तो उसमें से मैं 2-4 शेर पढ़ के सुनाऊंगा और आप लोग, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि वो वाकई अफजल के लिए ही लिखा गया। बढ़िया वो पढ़ी इन्होंने लिखी, किसी और ने लिखी, लेकिन बस है ऐसी कि जैसे कि सब अफजल के बारे में बात हुई। खिजा की रुत में गुलाब लहजा, खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये। हवा की जद पे दिया जलाना, हवा की जद पे दिया जलाना और जला के रखना कमाल ये। जरा सी लर्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, जरा सी लर्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले। तो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये। किसी को देना ये मशवरा, किसी को देना ये मशवरा कि दुख बिछड़ने का भूल जाए और ऐसे लम्हों में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल है। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। लोग अपने लिए जीते हैं, उसमें क्या कमाल है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल है। मैं पूरी नहीं पढ़ पाऊंगा मेरी, लेकिन वाकई एक एक लफ्ज अफजल के लिए अल्लाह उसको जन्नत दे और हम सबको सब्र। शुक्रिया।
आइए 3-4 शेख की दावत दी जाए। तालुल बरकत। अब बरकत उनके बेटे बरकत बोलना चाहते हैं। बरकत आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने वालिद को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। बहुत उनकी याद आती है, उनकी बातों की याद आती है। मगर कल एक बड़ी अच्छी बात हुई, पूरी तरीके से तो अच्छी नहीं कहूँगा। कल मैं आप में से कल जो दरगाह में थे उन्होंने शायद देखा हो कि मैं टोपी के बिना आ गया था। हज़रत अमीन मियाँ मेंबर पे बैठे हुए थे, उन्होंने वहाँ से अपनी टोपी उतार के मुझे दी। उनकी आंखों में तो गुस्सा था, मगर उसके पीछे जो मोहब्बत छुपी थी कि बेटा तुमसे गलती हुई है, हम नाराज़ हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारा ख्याल नहीं करते। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे वालिद यहाँ पे नहीं हैं, जैसे कि कल चाचा कह रहे थे कि शायद बज़ाहिर नहीं है, मगर यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मेरा साथ देने के लिए हैं, हमेशा मौजूद हैं। अब्बा की ऐसी बात, असल में यहाँ पे माहौल बहुत गम का हो गया। एक बात मैं अब्बा की बताना चाह रहा था। 26 जनवरी की बात थी। अब्बा IGSF थे उस वक्त ग्वालियर में, और उस ज़माने के कोई मिनिस्टर साहब आए हुए थे। तो जैसे पुलिस वाले सलामी देते हैं 26 जनवरी में, वैसे पुलिस के जो डॉग्स होते हैं वो भी सलामी देते हैं। तो मिनिस्टर साहब बहुत ही तंज़िया अंदाज में बोले कि अफजल साहब कुत्तों की सलामी लेके आ गए। अब्बा ने कहा हाँ सर, वो 4 पैरों वालों की ले ली, 2 वालों को देनी पड़ती है, और सैल्यूट कर दिया। तो हमारे अब्बा ऐसे थे, हाजिर जवाब। एक दिन अम्मी बाहर टहल रही थी चारिंगली में, जहाँ पर हम रहते थे भोपाल में। खतरनाक सा कुत्ता आ गया, तो अम्मी ने आके अब्बा को बताया कि इतना खतरनाक कुत्ता आ गया, हम डर गए और वो भागा भी नहीं। अब्बा ने कहा वैसे भागना तो तुम्हें था, डरी तो तुम थी। जब अब्बा की तबीयत खराब थी, उस वक्त मैं उस वक्त भी शायरियाँ लिखता था, और अब्बा को एक शायरी बहुत पसंद आई थी, और मैं बस वो पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि मैं क्या इस वक्त फील करता हूँ, क्या एहसास करता हूँ। कि मेरी बातों में खामोशी के कुछ असरात नज़र आए, मेरी बातों में खामोशी के कुछ असरात नज़र आए, मगर आंखों में मेरी सब मेरे जज्बात नज़र आए। नज़र आते हैं वैसे तो यहाँ हैं लोग जो इतने, जिसे मैं ढूंढता हूँ क्यों ना वो अहबाब नज़र आए। और नहीं आते नज़र वो जिनसे दिल के तार जोड़ते थे, वो जिनसे दिन चमकता था, वो जिनसे चांद ढलते थे। नज़र आए कहीं फिर वो बतला उन्हें देना, अभी है यार ये जिंदा, खबर इसकी भी रख लेना। न जाने फिर कोई मौका यहाँ आए या ना आए, कहीं ना तलखियों में जिंदगी की शाम हो जाए। अगर आपसों में लड़ाइयाँ हैं, कुछ है तो उन्हें सुलझा लो, जिंदगी का कुछ पता नहीं। न जाने फिर कोई मौका यहाँ आए या ना आए, न जाने तलखियों में जिंदगी की शाम हो जाए, कि तेरी शायरी में दर्द क्यों बरकत नजर आए, तेरी आंखें ही काफी थी, तेरे हालात नजर आए। शुक्रिया। अभी अब्दुल भाई की हाजिर जवाबी पर बरकत में बोल रहे थे। एक बार एक महफिल थी, उनमें बड़े छोटे बड़े सब अधिकारी थे, तो एक बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट रहे थे। बोले कमबख्त ने ऐसी बंदूक पकड़ी कि मैं मरते मरते बचा, इसे इतनी तमीज नहीं, मैं मरते मरते बचा। जब काफी जलील कर लिया तो अफजल भाई ने उसके कंधे पे हाथ रखा, बोले यार निशाना तो बड़ा तुम्हारा अच्छा है, चूक कैसे गया? निशाना तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, क्यों कैसे गया? तुमने छोटों का रखा। आपकी आंखों में आंसू हैं,
یہ ان کے لیے خراج عقیدت نہیں ہے. ان کے لیے خراج عقیدت کیا ہوگا کہ جس طرح وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، اگر قوت رکھتے ہو تو اس طرح ان کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، لاچاروں کی مدد کرو. میں نے بتایا نا کہ جب جامعہ میں تھے تو ایک ٹیکسی میں آتے تھے، اس سے آتے جاتے تھے. ایک بار ٹیکسی والا آیا تو دوسری ٹیکسی لے کے آ گیا. بولے کل بھی بتایا تھا ہم نے. بولے ٹیکسی کہاں گئی؟ بولے اماں بیمار تھی، بھیجی تھی اماں. اسے علاج کرایا، اماں کا علاج کرایا. گھر سے گئے، دوستوں سے بات کری، یہ سب دوستی تو ہیں. کلیکشن کیا، اسے دوسری گاڑی دلا دی، اس سے بہتر گاڑی دلا دی. اس کے بعد اس ٹیکسی والے کو کبھی دوبارہ بلایا نہیں. مدد کا طریقہ یہ ہوتا ہے، مدد کا طریقہ یہ ہوتا ہے. زمین پیدا ہوئی، طاقتور ہے. زمین پر پہاڑ پیدا ہوا، طاقتور ہے. پہاڑ کو لوہے نے کاٹ دیا، طاقتور ہے. لوہے کو آگ نے جلا دیا، آگ طاقتور ہے. آگ کو پانی نے بجھا دیا، پانی طاقتور ہے. پانی کو ہوا نے اڑا دیا، ہوا طاقتور ہے. پھر بدھ کہتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں سب سے طاقتور وہ ہے جو سیدھے ہاتھ سے دے الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. سیدھے ہاتھ سے دے. کسی نے پوچھا کہ صبح کب نمودار ہوتی ہے، کب پتہ چلتا ہے؟ تو کسی نے کہا جب پتے نظر آنے لگے. کسی نے کچھ کہا یہ نہ آنا. تب وہ سوال جب وہ نمودار ہوتی ہے جب ضرورت مند کا چہرہ پڑھ لو کہ ضرورت کیا ہے تو آخری صبح نمودار ہو جاتی ہے. آئیے اب بلایا جائے حسان البرکات قاسم حبیبی صاحب کو تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات گرامی، تحت میں چند اشعار حضور افضل میاں کی بارگاہ میں پیش ہے. ملاحظہ فرمائیں، درود شریف پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فضل ملت فخر ملت با خدا تھی ان کی ذات. فضل ملت فخر ملت با خدا تھی ان کی ذات، اور شاہدی کی شفقتوں کا آئینہ تھی ان کی ذات. شاہدی کی شفقتوں کا آئینہ تھی ان کی ذات. اور معترف ہے غنچہ غنچہ گلشن ادراک کا. معترف ہے غنچہ غنچہ گلشن ادراک کا. در حقیقت خوشبوؤں کا دائرہ تھی ان کی ذات. در حقیقت خوشبوؤں کا دائرہ تھی ان کی ذات. اور سوچئے تو افضل و اشرف بہت تھے ان کے کام. سوچئے تو افضل و اشرف بہت تھے ان کے کام. اور دیکھیے تو جوئے افضال و عطا تھی ان کی ذات. دیکھیے تو جوئے افضال و عطا تھی ان کی ذات. اور لکھ گئی لوح سخاوت پر یہ تحریر منیر. لکھ گئی لوح سخاوت پر یہ تحریر منیر. ہاں سخی ابن سخی شان سخا تھی ان کی ذات. ہاں سخی ابن سخی شان سخا تھی ان کی ذات. اور روشنی میں اور خوشبو میں بہم ہے گفتگو. روشنی میں اور خوشبو میں بہم ہے گفتگو. کتنی خوشبودار کتنی پرضیا تھی ان کی ذات. کتنی خوشبودار کتنی پرضیا تھی ان کی ذات. اپنے بیگانے سبھی رو رو کے کہتے ہیں یہی. اپنے بیگانے سبھی رو رو کے کہتے ہیں یہی. اہل حاجت کے لیے حاجت روا تھی ان کی ذات. اہل حاجت کے لیے حاجت روا تھی ان کی ذات. اور صحرا صحرا سائبانی کر رہا تھا ان کا نام. صحرا صحرا سائبانی کر رہا تھا ان کا نام. شہر علم و فضل و حکمت کا پتہ تھی ان کی ذات. شہر علم و فضل و حکمت کا پتہ تھی ان کی ذات. اور خاموشی قاسم پرندے فکر کی کہنے لگی. خاموشی قاسم پرندے فکر کی کہنے لگی. کوئے جامع عظمت صوت و صدا تھی ان کی ذات. کوئے جامع عظمت صوت و صدا تھی ان کی ذات.
हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने अपने मुरीदों से पूछा, रोशनी कब आती है, रोशनी कब आती है? तो उनके एक मुरीद ने जवाब दिया, जब सफेद और स्याह धागे में फर्क नजर आने लगे, जब रोशनी नजर आती है। दूसरे मुरीद ने जवाब दिया, बेरी के झाड़ और शीशम के झाड़ में जब पहचान हो जाए कि बेरी का झाड़ कौन सा है, शीशम का झाड़ कौन सा है, जब रोशनी आती है। हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी इरशाद फरमाती हैं कि रोशनी कब, मुर्शिद ने जवाब सुनकर दीगर हाज़रीन की तरफ भी नजर डाली, फरमाया रोशनी जब नजर आती है जब तुम जरूरतमंद का चेहरा पढ़ लो और उसकी जरूरत को पूरा कर दो। ये था अफजल मियाँ का किरदार। अभी बात चल रही थी कि 2 करोड़ रुपए लेके आया, 2 करोड़ रुपए यहाँ 2 रुपए में जान चली जाती है। यहाँ 2 रुपए में हजरत बहलोल दाना हजरत जुनैद बगदादी की मुलाकात हुई तो हजरत जुनैद बगदादी अपने मुरीदीन और मुतवस्सिलीन और मुतबिरीन के साथ थे। तो हजरत बहलोल दाना पूछते हैं हजरत जुनैद बगदादी से कि तुम्हें खाना खाने का तरीका आता है? तुम्हें किससे पूछ रहे हैं? हजरत सैयद ताइफा हजरत जुनैद बगदादी से तुम्हें खाना, हाँ बोले सरकार हजरत आता है। बोले कैसे खाया जाता है? खाने से पहले हाथ धोए जाते हैं, सुन्नत तरीके से खाया जाता है, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है। छोटे छोटे जो तरीका जिसने बताया, बोले नहीं तुम्हें खाने का तरीका नहीं आता, खाने का तरीका ये है, खाने का लुकमा हाथ में लो, जब हाथ में आ जाए अगर 99% हलाल हो, उसमें 1% हराम हो, उस रकमे को रख दो, जब 100% हलाल हो, ये खाने का तरीका है। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने सारी जिंदगी हलाल रोजी खाई, हलाल कमाई खाई। अगर वो चाहते तो घरों में नोट ही नोट होते, लेकिन अब वो दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अब उनके साथ चाहने वाले आ रहे हैं, ये अफजल भाई के बहुत चाहते हैं, उनसे कहूँ 2 मिनट में अफजल भाई के बारे में बता दें तो फूल का भी टाइम हो रहा है। ये आरिफ साहब हैं, उनके साथ रहा करते थे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आरिफ है और मैं मुस्लिम पुलिस में हूँ और साहब की खिदमत करने का 17 साल मुझे मौका मिला और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैं उस दौर में पैदा हुआ जिस दौर में साहब थे। इतने लोगों की मदद उन्होंने इतनी खामोशी से की है कि मैडम को भी, उनकी बीवी को भी पता नहीं चलता था कि साहब किसकी मदद कर रहे हैं। कई बार मुझसे बुला के मुझसे कहा करते थे कि अरे फला शख्स की मदद करनी है और ये ले जाओ, उसकी बेटी की शादी है, लेकिन इतनी खामोशी से देना कि तुम्हारी मैडम को और उसके घर में भी किसी को पता न चले। अभी बीमारी के आलम में भी उन्होंने इतने लोगों की मदद की कि मैं जानता हूँ और इकबाल भाई जानते हैं, जब लॉकडाउन में लोग फंसे हुए थे कहीं से कहीं तक, कोई बीमारी में, कोई किसी काम में, तो साहब बुला के हम लोगों से बोलते थे कि फला शख्स को फला छोड़ना है, फला को फला छोड़ना है। इतने लोगों की मदद की साहब ने। और उसी दौर की बात है जब एक ग्वालियर का वाक़या है, एक बहुत गरीब लड़की थी, उसकी शादी थी और वो बहुत छोटी सी नौकरी करती थी, तो कहीं से पता चला उसे कि साहब सबकी बहुत मदद करते हैं, जबकि उसे ये मालूम नहीं था कि साहब बीमारी के दौर में। तो उसने अचानक ऐसे ही साहब को फ़ोन लगाया कि मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ, मैंने सुना है कि आप बहुत लोगों की मदद करते हैं और मेरी बहन की शादी है और मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप मेरी कुछ मदद कीजिए। तो साहब ने मुझे फ़ोन लगाया और मुझे कहा कि आरिफ फला एड्रेस पे तुम जाओ और उसको क्या ज़रूरत है उसकी ज़रूरत को समझो और उन्हें यह मत बताना कि मैं बीमार हूँ। और मैं वहाँ गया
उससे मिला तो उसकी बहन की शादी थी, उसने मुझसे कहा कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो मैंने साहब को बताया कि साहब ऐसा ऐसा उन्होंने कहा है। तो साहब ने तुरंत मुझे पैसे भिजवाए और मेरे उसे पैसे दे दिए। लेकिन साहब ने कहा कि ना तुम अपने मैडम को ये बताना और ना उसके घर में किसी और को, किसी से ये। तो हमारे साहब तो ऐसे थे कि दाहिने हाथ से अगर किसी को दिया तो बाएं हाथ से भी पता नहीं चलता। बस इतना ही कहना चाहूँगा। वाकई तो बहुत है लेकिन वक्त भी कम है। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला साला मकाम अता फरमाए। आइए अब अफजल साहब के बारे में वो बताएंगे। इन लोगों ने अफजल साहब को नौकरियों में देखा, जवानी में देखा, 17-18 साल की उम्र में देखा। आगे उन्हें बताया जिन्होंने अफजल मियाँ का बचपना देखा तो दावत दिया शरफ मंदत अशरफ भाई को कि आएँ अपने भाई के बारे में बताएं।